हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया, कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोरिलेशन चैप्टर है और एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है एग्जाम में, 4 नंबर में या 6 नंबर में, जितने में भी आएगा जरूर एक क्वेश्चन। चैप्टर शुरू करने से पहले इसके पीछे अभी तक हमने जो पढ़ा था, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिन बच्चों ने पढ़ा है, तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता था उसको यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब वहां पे सिंगल वेरिएबल की बात होती थी। वहां पे किसकी बात होती थी? सिंगल वेरिएबल की। अगर मान लो वेरिएबल दो हों, जैसे एक्स और वाई, अगर दो वेरिएबल हो, अभी तक आपने मीन कैलकुलेट करा था, उसमें सिंगल वेरिएबल, मीडियन में सिंगल, मोड में सिंगल, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी सिंगल। अब यहाँ पे वेरिएबल होंगे दो, उसको कहते हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिवेरिएट में वेरिएबल होता है सिंगल और बाईवेरिएट में वेरिएबल होते हैं दो या दो से ज्यादा। तो दो मान लेते हैं फिलहाल। तो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो इन एक्स और वाई का अलग अलग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड तो आप कैलकुलेट करोगे ही। लेकिन अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स में कुछ रिलेशनशिप दिखाना चाहते हो, जैसे आप लोगों ने डिमांड पढ़ा हुआ है, मैं आपको कहूं कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी कमोडिटी का तो डिमांड क्या होती है? सर, फॉल होती है। और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। डिमांड हम पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर मैं आपको कहूं कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है और प्राइस घटने पे सप्लाई घटती है, तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट रिलेशनशिप, दो अलग अलग चीजों के बीच में। अगर मैं आपसे कहूं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी गर्मी आने वाली है मई जून में, मैं आपसे कहूं 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो 40 डिग्री टेम्परेचर होने पे आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। ठीक है, आइसक्रीम की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इन्हीं के लिए ये चैप्टर है कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर आप दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझोगे। बात समझ आ गई? इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें, तो ये आपका कोरिलेशन होगा। अब इसमें हमारा कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करा दूं, मैं यही सोच रहा था, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ। थ्योरी पढ़ाऊंगा, हो सकता है 40 मिनट की क्लास उसी में लगे, लेकिन कोई बात नहीं, लगने दो। फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, आपको एक बार थ्योरी समझ आ जाएगी अच्छे से, तो फिर प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए? तो थ्योरी पढ़ेंगे पहले हम थोड़ी देर, 10 15 20 मिनट जो भी होगा, इसका सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कितने टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं, कैसे कैसे रिलेशनशिप होते हैं और इनकी डिग्रियां क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद इनके मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के। तो नोट्स शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने, यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं इधर से। हाँ, तो ये रहा नोट्स बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये आप अपने आप से रीड कर लेना, ठीक है ना। इन द अर्लियर चैप्टर जो मैंने आपको बता दिया, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस करा था, जहां सिंगल वेरिएबल होता था। अब हम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, जहां दो वेरिएबल होंगे। हम आते हैं चैप्टर्स पे, कोरिलेशन के मीनिंग पे। कोरिलेशन के मीनिंग पे आते हैं। देखें, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, हम इसमें से जो जो मेन की बात, काम की बातें होंगी, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। देखो क्या लिखा है, कोरिलेशन एनालिसिस स्टडीज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो कोरिलेशन है वो आपका दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कस करता है। जैसे कि ये कह रहे हैं एज द समर हीट राइजेस, ये कह रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा होने से हिल स्टेशन आर क्राउडेड, वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है। विद मोर एंड मोर विजिटर्स, वहां पे लोग ज्यादा जाने स्टार्ट हो जाते हैं। आइसक्रीम सेल्स, और आइसक्रीम की जो सेल्स है बिकम मोर, वो भी ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे कुछ चीजों के बीच में। एक सेकंड वेट करना। तो ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था रिलेशनशिप। अगर मान लो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटती है, प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है। ऐसे कई सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं डेली लाइफ में हमारे। ठीक है, आगे आते हैं, आगे मत पढ़ो, छोड़ दो, अब ये दो समझने के लिए बहुत है। अब यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, इन डायग्राम्स को आप देखो ध्यान से। ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये कह रहे हैं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्या दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है? आप बताओ क्या रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में। फिर कह रहे हैं इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंज, अगर हम एक को चेंज करें, डज द वैल्यू ऑफ अदर आल्सो चेंज, क्या दूसरी भी चेंज होगी? क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं सब में। फिर ये कह रहे हैं डू बोथ, यहाँ पे कह रहे हैं डू बोथ द वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्या दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? नहीं, नीचे वाले तीसरे डायग्राम में। तो ये कुछ क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, पहले में रिलेशनशिप क्या है, दूसरे में वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, इन्हीं चीजों के आंसर हमें ढूंढने हैं यहाँ पर। फिर तीसरे में ये कह रहा है क्या ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा इसमें। ये देखो सेम डायरेक्शन में है या नहीं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रिलेशनशिप, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप, इस चीज का डिस्कशन यहाँ पे होगा। तो फिर फाइनली जाके मीनिंग क्या बना, देखो यहाँ पे दो मीनिंग लिखे हुए हैं। कोरिलेशन स्टडी, कोरिलेशन स्टडी
यहाँ पर ये रहा, कोरिलेशन स्टडी एंड मेजर द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप। डायरेक्शन और इंटेंसिटी की बात करता है अमॉन्ग वेरिएबल, एंड कोरिलेशन मेजर्स कोवेरिएशन नॉट कॉजेशन। कोवेरिएशन कॉजेशन को नहीं, कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड एज इंप्लाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, बस ये रिलेशनशिप दिखाता है कि कौन सी चीज किस डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि गर्मियों का सीजन ज्यादा होगा तो आइसक्रीम की सेल बढ़ जाएगी, और ठंड का मौसम में आइसक्रीम की सेल घट जाएगी। तो ऐसे कई तरीके के रिलेशनशिप हमारे सामने आएंगे, जैसे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, कई टाइप के आपके पास कोरिलेशन यहाँ पे हैं। तो वो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, कितने हो सकते हैं ये देखो। यहाँ से आ जाओ, बाकी जो मैं छोड़ दे रहा हूँ ये आप लोग अपने आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंस भी आप खुद से पढ़ लेना। ये देखो, मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप, फैसिलिटेट रिग्रेशन, ये सारी बातें जो आपकी इंपॉर्टेंस है ये आपको रीड कर लेनी है। मैं आपको टाइप समझाने के लिए आया हूँ बस, यहाँ पे खाली टाइप से एक बार समझा दूं, टाइप्स आपको समझ आ जाएगा तो फिर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी हमें आगे स्टडी करने में। देखो टाइप्स में अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, यहां से शुरू होता है टाइप्स हमारा। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज की बात करें, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये रहा आपका पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज की अगर हम बात करें तो इसमें एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और फिर एक होता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, दो तरीके के कोरिलेशन यहाँ पर होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है आप यहाँ पर देखें इसको, ये पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ क्या बात की गई है, एक मिनट। हाँ तो देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा अगर दो वेरिएबल मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। अगर दो वेरिएबल मूव करें सेम डायरेक्शन में तो वो होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन में मूव करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसे प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस घटने पे सप्लाई घटेगा, तो ये कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेगेटिव कोरिलेशन होता है अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, जैसे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती है, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ती है, तो ये कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। देखो यहां से भी पढ़ लेते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, यहाँ भी वही बातें लिखी हुई हैं सारी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज में आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा है सेड टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा व्हेन टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जांपल्स भी लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल्स में क्या लिखा हुआ है, व्हेन वन वेरिएबल आपका, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कह रहा है अगर एक बढ़ेगा तो वो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे एग्जांपल, व्हेन इनकम राइजेस, अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन आल्सो राइजेस, कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। फिर दूसरा एग्जांपल, व्हेन इनकम फॉल्स, अगर इनकम घटती है तो कंजम्पशन भी घट जाता है। व्हेन टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेल ऑफ आइसक्रीम आल्सो राइजेस। तो ये क्या है, दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो आपका हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। वो क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसके बाद सॉरी, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और नेगेटिव भी आपको समझ आ गया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड। आप आ जाओ, ये देखो दो वेरिएबल बना के दे रखे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ठीक है, दो टेबल बनी हुई है। फिर नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जब आपका कौन से डायरेक्शन में मूव करे, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन, दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, मतलब एक के बढ़ने पे दूसरा घटे और एक के घटने पे दूसरा बढ़े। जैसे कि व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल, अगर प्राइस ऑफ एप्पल बढ़ेगा तो डिमांड इसकी फॉल हो जाएगी, तो एप्पल की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। फिर व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल फॉल, डिमांड ऑफ एप्पल राइजेस, एप्पल की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। व्हेन टेम्परेचर राइजेस, सेल ऑफ वुलन क्लॉथ फॉल, ये कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने पे गर्मी के सीजन में सर्दियों वाले कपड़ों की डिमांड घट जाएगी, ठीक है ना, तो उसकी जो सेल है वो घट जाएगी, मतलब सप्लाई का इसका रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो ये कैसा हो गया आपका नेगेटिव। तो समझ आ गया पॉजिटिव कौन सा है। पॉजिटिव सर जब सेम डायरेक्शन में मूव करें दो वेरिएबल तो पॉजिटिव। अब वो सेम डायरेक्शन, या तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो वो नेगेटिव, एक के बढ़ने पे दूसरा घटे और एक के घटने पे दूसरा बढ़े। और बेस्ट एग्जांपल इसके लिए, अपोजिट वाले के लिए लॉ ऑफ डिमांड और सेम डायरेक्शन वाले के लिए लॉ ऑफ सप्लाई, ये बेस्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, ये बने हुए हैं टेबल भी। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, आप यहाँ पे देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, इसमें भी कई सारे कोरिलेशन आपके हैं। देखो एक तो लीनियर होता है, यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर दो होते हैं। तो लीनियर नॉन लीनियर फटाफट समझते हैं। एक तो लीनियर होगा और एक नॉन लीनियर होगा। ये आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, आप इधर देखो मेरी तरफ। दो अलग अलग वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दोनों में चेंज हो
और जो चेंज है वो सेम परसेंटेज से हो या सेम प्रोपोर्शन से हो। सेम प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब आप उनके परसेंटेज कैलकुलेट करो तो वो सेम निकल के आए, जब आप उनका रेशियो कैलकुलेट करो तो वो कांस्टेंट रहे। जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व आपका कांस्टेंट भी हो सकता है जब आपका एमआरएस कांस्टेंट रहता था। आपने प्रॉपर्टी उसमें पीपीसी में पढ़ा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, वो आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब आपका जो वो एमओसी होता था वो कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इन दोनों में सेम प्रोपोर्शन से अगर चेंज होगा, सेम प्रोपोर्शन से चेंज होगा तो फिर ये होगा लीनियर, और अगर सेम प्रोपोर्शन से चेंज नहीं होगा तो ये होगा नॉन लीनियर। मुझे बताओ, मैंने 1 के बाद लिखा 2 एक्स कॉलम में और वाई कॉलम में लिखा 2 के बाद 4, क्या ये सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है? जरा परसेंटेज निकालो। अगर 1 से 2 हुआ तो कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ? 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, 100%। और फिर 2 से 4 हुआ तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये भी 100%। तो दोनों 100% से चेंज हुए। मैंने एक को 1 के बाद 2 लिखा, एक को 2 के बाद 4 लिखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो प्रोपोर्शन ऑफ चेंज होगा वो सेम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 लिख लो और 2 4 6 8 10 12, अगर आपने ऐसे टेबल बना ली तो ये आपका लीनियर कोरिलेशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे हैं। और अगर सर सेम प्रोपोर्शन से चेंज ना हो, प्रोपोर्शन अलग हो, तो फिर वो हो जाएगा नॉन लीनियर कोरिलेशन। याद रखना, ये बातें थ्योरी आती है इस चैप्टर पे, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है थ्योरी पढ़ाने का। ठीक, तो ये हो गया लीनियर और नॉन लीनियर। तो यहाँ देखो लीनियर नॉन लीनियर में, ये रहा लीनियर में लिखा हुआ है सेड टू बी लीनियर इफ द रेशियो ऑफ चेंज। अगर जो रेशियो ऑफ चेंज होगा वो आपका यहाँ पर रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल, ये रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज कांस्टेंट, जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई होगा वो कांस्टेंट रहेगा। देखो आपको एक नीचे टेबल बनी हुई है, पूरी नहीं दिखाई दे रही होगी, दिख रही है पूरी टेबल, पूरी टेबल दिख रही है। आप देखो एक ये कॉलम बने हुए हैं आपके यहाँ पे, ये देखो डेल्टा एक्स दोनों जगह 10 है, ये 10 20 30 40 50, फिर ये 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे डेल्टा वाई दोनों जगह 2 है, तो 10:2 मतलब 5:1 5:1। हर बार कैलकुलेट करोगे तो 5:1 ही आएगा। तो दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है आपका जो उनके बीच का परसेंटेज है चेंज होने का, वो जो उनके बीच का परसेंटेज है चेंज होने का वो होता है सेम प्रोपोर्शन यहाँ पे। तो ये हो गया लीनियर कोरिलेशन भी हो गया। कोई दिक्कत है किसी को तो वो पूछ लेना माइक ऑन करके। देखो एक और टेबल बना रखी है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है ना। व्हेन एक्स एंड वाई चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक्स इंक्रीज एंड वाई डिक्रीज। तो ये देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों इंक्रीज ही हो। देखो ये वाला एग्जांपल जो था इसमें आपका दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें दोनों इंक्रीज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन से। और यहाँ पर देखो एक्स बढ़ रहा है और वाई घट रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, वो अलग चीज है। हमें लीनियर नॉन लीनियर को डिस्कस करना था यहाँ पे। तो लीनियर होगा सेम प्रोपोर्शन, देखो प्रोपोर्शन सेम है 5:1 5:1, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया लीनियर। फिर आते हैं नॉन लीनियर पे। नॉन लीनियर क्या होगा सर? नॉन लीनियर में होगा आपका जब प्रोपोर्शन सेम नहीं होगा दोनों वेरिएबल का, जब प्रोपोर्शन सेम नहीं होगा दोनों वेरिएबल का, ये देखो रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट ना हो, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई नॉट कांस्टेंट, तो वो आपका विल बी नॉन लीनियर। तो वो आपका क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। आप देखो नीचे टेबल बनी हुई है, यहाँ पे ये कह रहे हैं एक्स एंड वाई डू नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक्स और वाई बोथ इंक्रीज, दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो 10 20 30 40 50, अगर हम इसका डेल्टा एक्स निकाले तो यहाँ 10, यहाँ निकाले तो यहाँ 10, फिर हम इसका डेल्टा वाई निकाले तो यहाँ 7 और यहाँ निकाले तो यहाँ 9। देखो ये चेंज सेम प्रोपोर्शन से नहीं हुआ, ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन से चेंज नहीं हुआ। पहले 10:7 आया, फिर 10:9 आया। हर बार 10:7 होता तो सेम प्रोपोर्शन था। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम नहीं है तो इसको कहते हैं आप नॉन लीनियर कोरिलेशन। बात समझ आ गई? तो एक तो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज में पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। फिर आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बाद डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ चेंज में आपका लीनियर और नॉन लीनियर, तो ये दो हो गए। फिर तीसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आप देखें यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स में क्या है अगला कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये रहा आपका। देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में आपका एक होता है सिंपल कोरिलेशन व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स, व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। जब सिर्फ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो उसको आप कहते हो सिंपल कोरिलेशन, ठीक है ना। आपकी जो स्टडी है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, जैसे इनकम और कंजम्पशन।
ठीक है ना। इनकम और कंजम्पशन, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। मैं ये कह रहा हूं इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटने पे कंजम्पशन घटेगा, तो दो ही वेरिएबल हैं और किसी वेरिएबल की बात नहीं हो रही। तो सिर्फ दो वेरिएबल होंगे तो वो होगा सिंपल कोरिलेशन। हाँ सर समझ गए हम, सिंपल कोरिलेशन होगा अगर सिर्फ दो वेरिएबल होंगे। अच्छा अगर दो से ज्यादा हुए तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर, ये आपका एक है आपका पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन, इसमें आपके दो से ज्यादा मेंबर, ये वेरिएबल, मोर देन टू वेरिएबल आर इन्वॉल्व इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी। ये कह रहा है जब दो से ज्यादा वेरिएबल आपके इन्वॉल्व होंगे, एंड आउट ऑफ ऑल दीज वेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल स्टडीज, आपके सारे वेरिएबल में जो रिलेशनशिप होगा वो सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में होगा। वो किसके बीच में होगा, सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में। वी टेक ओनली टू वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन, ऑल अदर फैक्टर्स एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। याद आ गया सर, ये तो लॉ ऑफ डिमांड था। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था, प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड घटती है, प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड बढ़ती है, एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट रहता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रहता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहता है, वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसी कांस्टेंट रहती है। मतलब जितने भी फैक्टर्स थे, बहुत सारे होते थे वेरिएबल, उसमें से दो ही को स्टडी करते थे और बाकी सबको क्या कर देते थे, कांस्टेंट। की वही वाली चीज है, देखो एग्जांपल भी डिमांड का ही दिया हुआ उन्होंने। डिमांड जो होता है वो फंक्शन होता है प्राइस का, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, इन पे बार लगा हुआ है, ये सारी चीजें होती हैं कांस्टेंट। समझ आ गया। तो ये हो गया आपका पार्शियल कोरिलेशन, जिसमें वेरिएबल तो दो से ज्यादा होंगे लेकिन स्टडी दो वेरिएबल को करा जाएगा, कंसिडरेशन दो वेरिएबल का होगा और बाकी सारे वेरिएबल रहेंगे इसमें कांस्टेंट। फिर आपका मल्टीपल कोरिलेशन, लास्ट है ये। मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन मोर देन टू वेरिएबल आर इन्वॉल्व इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब इसमें क्या है, रिलेशनशिप अमंग ऑल दीज वेरिएबल स्टडी साइमल्टेनियसली, सभी को स्टडी करा जाता है एक साथ। मतलब ये पार्शियल नहीं होगा, ठीक है। वी टेक ऑल गिवन वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन, हम सभी को लेंगे यहाँ पर, किसी को भी कांस्टेंट नहीं रखेंगे। इन अदर वर्ड्स नो फैक्टर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, इसमें हम किसी को भी कांस्टेंट नहीं मानेंगे जैसे कि पार्शियल वाले में होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस का, कंज्यूमर की इनकम का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। मतलब किसी भी चीज को हमने कांस्टेंट नहीं रखा। आप बहुत ध्यान से समझेंगे, इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम लॉ ऑफ डिमांड जो स्टडी करते हैं उसमें स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब ये होता है कि हमने सारी बातों को कांस्टेंट मान लिया, आप बीच में क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगी और प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ेगा, ये उल्टा भी तो होता था। तो वहां पे क्या होता है कि सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया जाता है। मान लो इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पे तो ये फेल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले वहां सबको कांस्टेंट मान लिया जाता था, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में किसी को कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। आपका एक चीज पे सभी फैक्टर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे डिमांड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तीनों का प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट, ये ड्राइंग्स क्लियर नहीं हुई क्या। इसके बाद डिग्री है बच्चों, डिग्री के लिए ये टेबल देख लो बस खाली आप, ये आप सारे एग्जांपल्स छोड़ दो। लिमिटेड डिग्री, हाई डिग्री क्या होता है, ये एक टेबल बनी हुई है, ये देखो, ये एक टेबल बनी हुई है, ये डिग्री के लिए काफी है आपके लिए। ये लो, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ये आपकी बुक्स में जो संदीप गर्ग वाली बुक्स है उसमें थोड़ी बड़ी टेबल बनी होगी, उसमें वेरी हाई वेरी लो का भी इसमें कॉन्सेप्ट जोड़ा होगा, वेरी हाई डिग्री वेरी लो डिग्री वाला। तो इसमें तो एक तो हो गया आपका परफेक्ट पॉजिटिव, आपका जब आंसर +1 आ जाए किसी कोरिलेशन का, जब हम कोरिलेशन निकालेंगे तो 0-1 के बीच में होगा आंसर, तो मतलब 0 भी हो सकता है आंसर। तो 0-1 के बीच में होगा, 0 होता है तो नो कोरिलेशन हो जाता है। कोरिलेशन तभी होगा जब आंसर 0 से कुछ ज्यादा होगा। तो आपका अगर +1 आ जाता है आंसर तो परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर -1 आ जाता है तो परफेक्ट नेगेटिव। फिर आपका हाई होगा बिटवीन 0.75 से +1 के बीच में। आप याद रखना, पॉजिटिव हाई होगा आपका इतने के बीच में, पॉजिटिव मॉडरेट होगा इतने के बीच में, पॉजिटिव लो होगा इतने के बीच में, 0 एंड +0.25, और 0 होगा तो नो कोरिलेशन। और इसी में माइनस साइन लगा दें अगर हम, तो ये नेगेटिव, हाई नेगेटिव हो जाएगा, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये डिग्रियां हैं कोरिलेशन की, इन्हीं के बेसिस पे हम डिस्कशन करते हैं आगे। ठीक, अब देखो आपके पास नीचे 3 मेथड्स लिखे हुए हैं, आपके पास नीचे 3 मेथड्स लिखे हुए हैं। एक मेथड आपका यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लेते हैं, एक मेथड आपका है स्कैटर डायग्राम मेथड, फिर एक मेथड आपका है कार्ल पियर्सन मेथड, और एक है आपका स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ये अभी मैं नोटबुक में भी आपको लिखवाऊंगा कौन कौन से मेथड्स होते हैं,
तो ये आपके 3 अलग अलग मेथड है। मेरी बात सुनना ध्यान, ये 3 मेथड हो गए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये स्कैटर डायग्राम वाला मैं आपको बुक से ही समझा देता हूँ, या आपको बुक से समझ आ जाएगा। बाकी के फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस खुद से लिखवा के, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है स्कैटर डायग्राम में। देखो स्कैटर डायग्राम मेथड होता है आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है। इसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, लो मैं डायग्राम नहीं दिखा रहा आपको, बाद में दिखाऊंगा डायग्राम। आपका एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा, जब डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग का बनेगा। जब डायग्राम कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग का। और नेगेटिव कब होगा, जब डायग्राम बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग का। जब डायग्राम बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग का। तो परफेक्ट पॉजिटिव कब होता है, देखो एक रिग्रेशन लाइन होगी यहाँ पे हमारी, तो जो लाइन होगी उसी लाइन पे सारे पॉइंट हमारे आ गए। लाइन पे सारे पॉइंट, जितने पॉइंट्स आपके होंगे ना, वो सारे पॉइंट आपके लाइन के ऊपर आ जाएंगे। मतलब जब आप पॉइंट प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी खुद अपने आप। तो जब सारे के सारे पॉइंट रिग्रेशन लाइन पे आ जाएंगे और डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग में होगा, तो वो होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। वो ये वाला होगा आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा वाला होगा ये, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये कह रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेट लाइन हो विच हैज अ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन हो और जिसका पॉजिटिव स्लोप हो, स्लोपिंग अपवर्ड, पॉजिटिव स्लोप का मतलब स्लोपिंग अपवर्ड, देन द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज सेड टू बी परफेक्ट पॉजिटिव। मतलब एक लाइन बनेगी और सारे के सारे पॉइंट्स उसी लाइन पर आ जाएंगे, तो वो आपका होगा परफेक्ट पॉजिटिव, और वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, तभी तो पॉजिटिव है। अच्छा अगला देखो सर, परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव में क्या है, एक मिनट, ये रहा आपका दूसरा परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव में सर इसमें क्या है, परफेक्ट नेगेटिव में है हमारा इफ ऑल द पॉइंट्स, अगर सारे के सारे पॉइंट्स आप ग्राफ पेपर पे लगाओ और वो स्ट्रेट लाइन आ जाए, लेकिन जो लाइन होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब नीचे की तरफ, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन सेड टू बी, या आपका सेड टू बी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बात समझ आ गई। जब सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव स्लोप पे होंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप पे होंगे तो परफेक्ट नेगेटिव। बस और कुछ तो खास था ही नहीं इसमें। देखो डायग्राम देख लेते हैं अब आप लोग, लेकिन इसको कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में, या तो मैं लिखा हुआ भेज दूंगा आपको बाद में, या यहीं से देख के लिख लेना। बस मीनिंग लिखना है, डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो जब ये मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो आप लोग लिख लेना जरूर, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। ये देखो ये डायग्राम बने हुए हैं, ये रहा डायग्राम। ये परफेक्ट पॉजिटिव का है, अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये वाला आपका परफेक्ट पॉजिटिव है जो अपवर्ड स्लोपिंग आपको दिखा रहा है। ये रहा आपका, ये देखो ये स्लोपिंग कैसी है, ऊपर की तरफ है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। और ये वाली स्लोपिंग कैसी है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अपवर्ड स्लोपिंग वाला आपका परफेक्ट पॉजिटिव, लाइन के ऊपर है सारे पॉइंट। आप ध्यान से देखो आर की वैल्यू +1 है और यहाँ पर आर की वैल्यू है -1। हाँ सर समझ गए हम। तो ये तो हो गया परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। इसके बाद एक होता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री में भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव में भी 2 टाइप्स के होंगे। देखो आपका लिमिटेड डिग्री में आपका एक तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन आपको दिख रहा है पॉइंट ए पॉइंट में 2 बातें होंगी हमारी, ठीक है। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना आपके पास 2 बातें होंगी, या तो हाई होगा या लो होगा। मॉडरेट की तो बात हम करेंगे ही नहीं, या तो हाई होगा या लो होगा। लिमिटेड में आपके पास 2 बातें हैं यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर। देखो यहाँ पे लिमिटेड डिग्री की बात हो रही है। लिमिटेड डिग्री में एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव में 2 डायग्राम होंगे, मतलब अपवर्ड लाइन होगी और जितने भी पॉइंट्स होंगे अगर वो लाइन के ऊपर थे तो परफेक्ट पॉजिटिव था, वो तो अलग था। इस बार पॉइंट्स लाइन के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन लाइन के बिल्कुल पास पास होंगे। जो रिग्रेशन लाइन है उस लाइन के बिल्कुल पास में होंगे पॉइंट, तो जितना नियरेस्ट होंगे पॉइंट तो वो होगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और लाइन ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन पॉइंट थोड़े दूर हैं, रिग्रेशन लाइन से दूर हैं पॉइंट, तो अगर पॉइंट दूर दूर है आपके तो वो होगा आपका लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। बस यही चीज नेगेटिव में भी होगी। नेगेटिव में डायग्राम नीचे की तरफ बनेगा और डायग्राम की लाइन नीचे की तरफ होगी, और पॉइंट अगर लाइन के बिल्कुल पास पास हैं तो वो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, और अगर पॉइंट्स दूर दूर हैं तो वो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो लिमिटेड डिग्री समझ आ गई। लिमिटेड में पहले है पॉजिटिव, पॉजिटिव के हैं 2 पार्ट, हाई डिग्री, लो डिग्री। हाई डिग्री कब होगा, क्लस्टर अराउंड द रिग्रेशन लाइन। जो पॉइंट्स होंगे वो रिग्रेशन लाइन के आसपास होंगे, और अगर रिग्रेशन लाइन के थोड़े दूर दूर हैं तो वो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर लाइन नीचे की तरफ है तो लाइन के अराउंड, क्लस्टर अराउंड द रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन के पास पास पॉइंट है तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर उसके दूर दूर पॉइंट है तो ये आपका लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। बस इसके बाद एक और होता है, वो होता है नो कोरिलेशन, जब कोई संबंध ही ना हो 2 वेरिएबल्स में आपस में।
ठीक है, मैं कहूं प्याज का प्राइस बढ़ने पे बुक्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, किताबों का प्याज से क्या लेना देना। ठीक है, तो दो वेरिएबल जो आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं रखते, तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं होगा, तो वहां हो जाता है नो कोरिलेशन, वहां पे क्या हो जाता है? नो कोरिलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रहा आपका, पढ़ लें एक बार। इफ प्लॉटेड पॉइंट, ये सॉरी पहला वाला पढ़ लेते हैं, ये देखो, इफ प्लॉटेड पॉइंट स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑल द पॉइंट्स क्लस्टर नियर अबाउट द रिग्रेशन लाइन, सारे पॉइंट रिग्रेशन लाइन के आसपास होंगे, तो फिर तो वो होगा आपका हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ये देखो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम, ये दिख रही है लाइन आपको ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये आपके नियरेस्ट पॉइंट है। और देखो इधर वाले में, राइट वाले डायग्राम में आप देखोगे तो पॉइंट थोड़े दूर दूर हैं, तो ये लो डिग्री होगा। ठीक है, तो लो डिग्री में लिखा हुआ है स्लोप अपवर्ड एंड वेरी मच स्कैटर्ड अराउंड द रिग्रेशन लाइन, थोड़ा दूर होंगे पॉइंट, तो ये आपका लो डिग्री हो जाएगा। क्लियर? फिर आपका नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर भी दो, एक आपका हाई डिग्री नेगेटिव, एक लो डिग्री नेगेटिव। हाई डिग्री नेगेटिव होगा जब आपका क्लस्टर नियर अबाउट द रिग्रेशन लाइन, पॉइंट्स जो होंगे आपके वो नियर अबाउट द रिग्रेशन लाइन होंगे, जो पॉइंट्स होंगे आपके वो नियर अबाउट द रिग्रेशन लाइन, ये रहा क्लस्टर नियर अबाउट द रिग्रेशन लाइन। और जब ये थोड़े से दूर होंगे, मच वेरी मच स्कैटर्ड, रिग्रेशन लाइन के थोड़े दूर होंगे, तो फिर आपका हो जाएगा लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। आप देखो लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और हाई डिग्री कैसे पता लगेगा? पॉइंट्स आपके रिग्रेशन लाइन के बिल्कुल आसपास हैं। और लो डिग्री कैसे पता लगेगा? रिग्रेशन लाइन से पॉइंट दूर होंगे, तो ये पॉइंट्स आपके दूर आ रहे हैं। ठीक है यहाँ पे, ओके सर। फिर आ जाते हैं हम नो कोरिलेशन पे। नो कोरिलेशन में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा, लास्ट है आपका नो कोरिलेशन। ठीक है, स्कैटर डायग्राम से ना बिल्कुल सही तरीके से नंबर्स को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम दूसरे वाले मेथड्स पढ़ेंगे जहां फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन ये रहा, और नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन देखो, ये डायग्राम बना हुआ, पॉइंट इधर उधर कहीं भी है आपस में, लाइन तो कहीं से जाएगी ही नहीं, तो या तो इस तरीके से होगा, या एक और डायग्राम इसका होता है यू शेप में, कहीं भी पॉइंट, मतलब कोई किधर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर शो मच अ वेरी स्कैटर of points that it is impossible to interpret any direction, कोई डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा, and degree from the diagram, it is called absence of correlation or no correlation। इसको हम absence of correlation और no correlation कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे फटाफट, अभी 7-8 मिनट है इस क्लास के। ये लो, कौन सा वाला करें इसमें से? एक काम करते हैं, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का बनाना है एक बार आप डायग्राम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेके जल्दी से बनाओ। एक्स एक्सिस पे एक्स वाली वैल्यू ले लो, वाई एक्सिस पे वाई वाली वैल्यू ले लो, फटाफट से बनाओ, मुझे 5 मिनट के अंदर बना के दिखा दो जल्दी डायग्राम, और मुझे बताओ ये पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, क्या लाइन के ऊपर आ रहे हैं पॉइंट? जल्दी फटाफट। ये लो, एक काम कर देते हैं, आंसर को हाइड कर देते हैं, ये लो। आपको फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, आंसर मैंने हाइड कर दिया है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई कर लो, एक्स और वाई के डायग्राम बना लो फटाफट, और मुझे बताओ कोई बच्चा कि पॉइंट्स कहाँ आ रहा है, रिग्रेशन लाइन के ऊपर आ रहा है, रिग्रेशन लाइन के आसपास में आ रहा है, या दूर दूर आ रहा है। देखो पहले तो आप ये देखो, ये शेड्यूल देख के मुझे बताओ कोई बच्चा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिना डायग्राम बनाए जल्दी बताओ, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी? अरे भाई ये देखो ना, x की वैल्यू 10 20 30 40 50 बढ़ रही है, और y की वैल्यू 12 14 16 18 ये भी बढ़ रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, चाहे दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों घट रहे हैं तो भी नहीं होगा पॉजिटिव, तब भी पॉजिटिव होगा, या तो दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हो। नेगेटिव तब होता है जब दो अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू होती है। जल्दी से बनाओ डायग्राम फटाफट, वरना क्लास बंद हो जाएगी। कितने मिनट है अभी 6 मिनट, बनाओ सभी। माइक ऑन करके मुझे बताओ भी कैसे आ रहा है डायग्राम।
बना किसी का? बहुत टाइम लगा रहे हो, पॉइंट ही तो प्लॉट करनी है खाली। कौन है? एक तो बच्चे भी सारे नहीं है, ऊपर से टाइम आप लोग भी लगा रहे हो जो हो यहाँ पे। फोन करूंगा। हो गया यार। इस क्या आ रहे हैं पॉइंट बताओ? लाइन के ऊपर आ रहे हैं सारे पॉइंट? लाइन के ऊपर, हाँ यस सर। हाँ लाइन के ऊपर ही आएंगे। देखो इसका आंसर देखते हैं। देखो बच्चों सारे पॉइंट ना लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ये परफेक्ट पॉजिटिव है। देखो पहले का आंसर आर की वैल्यू +1, सारे पॉइंट लाइन के ऊपर आएंगे। और दूसरा वाला क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे तो वो सारे पॉइंट नीचे की तरफ लाइन आएगी और वो भी लाइन के ऊपर आएंगे, परफेक्ट नेगेटिव। और तीसरे वाले के कोई पॉइंट ही नहीं बनेंगे सही से, तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। मेरी बुकलेट में भी है क्वेश्चन, मेरी बुकलेट में भी क्वेश्चन है। स्कैटर डायग्राम क्लियर है या नहीं? देखो मैंने हाथ से कुछ बनाया नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा है आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। आप लोग एक बार क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा, क्वेश्चन करोगे तो जरूर समझ आएगा। इसमें ऐसा कुछ था नहीं लिखने वाला, इसलिए नहीं लिखा मैंने, वरना मैं लिख देता। टाइम की भी कमी है इस वजह से भी, है ना। और वैसे भी एग्जाम में बहुत कम चांस होता है इसका आने का। कार्ल पियर्सन ही आता है, मतलब उनमें से जो मेथड्स थे कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन वाले। अगर आ गया तो करना हमें आना चाहिए। बना डायग्राम सबका बताओ पहले, बाकी बच्चे भी बताओ, तभी बंद करेंगे क्लास। और किसी का? जैसे आप नॉर्मल डायग्राम बनाते हो ना पॉइंट प्लॉट करते करते, हाँ जैसे आप नॉर्मल डायग्राम पॉइंट प्लॉट करके बनाते हो वैसे ही बनेगा। फिर जो सारे पॉइंट प्लॉट, जब आप सारे पॉइंट प्लॉट कर दोगे तो स्केल लेके वो लाइन पे आ रहे होंगे सारे पॉइंट। आप देखोगे एक स्केल रखे होगे तो सारे के सारे लाइन पे ही आ रहा है। और ये ऊपर की तरफ आ रही होगी लाइन, तो पॉजिटिव स्लोप है। तो आंसर इज परफेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि लाइन पे सारे पॉइंट होते हैं तो परफेक्ट पॉजिटिव होता है। लाइन नीचे की तरफ है और लाइन पे सारे पॉइंट है तो परफेक्ट नेगेटिव होता है। लाइन ऊपर की तरफ है और लाइन के नियर बाई सारे पॉइंट है तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव होता है। अगर लाइन ऊपर की तरफ है और लाइन से थोड़े दूर दूर पॉइंट आ रहे हैं तो ये लो डिग्री ऑफ होता है, परफेक्ट लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव होता है। फिर लाइन नीचे की तरफ है और लाइन के आसपास सारे पॉइंट है तो ये होता है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और लाइन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और लाइन के दूर दूर पॉइंट है तो फिर ये होता है लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर कोई लाइन नहीं है, इधर उधर पॉइंट्स हैं, तो वो होता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। बस यही 5-6 केस हैं। क्लियर है? कार्ल पियर्सन स्टार्ट करते हैं, दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन शुरू करना है तो मुझे खत्म कराना है पूरा फटाफट। कार्ल पियर्सन करते हैं स्टार्ट। बंद कर रहे हैं इसको, यहां से ज्वाइन करो सभी बच्चे दोबारा फटाफट।